जुलाई 14, 2009 नानजिंग के एक शांत अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, उनके सामने एक भयानक मर्डर क्राइम सीन था। एक औरत की लाश हॉलवे में पड़ी थी, एक आदमी की स्टडी रूम में और एक छोटी सी बच्ची बाथरूम में। और सबसे शॉक करने वाली बात यह थी कि एक बॉडी का हिस्सा गायब था। वेरिफिकेशन के बाद पुलिस ने विक्टिम्स की पहचान की। होम ओनर शू जियान 43 साल, उसकी वाइफ शियाओ होंग 37 साल और उनकी 7 साल की बेटी। लेकिन जो चीज ने इन्वेस्टिगेटर्स को सबसे ज्यादा शॉक किया वो ये थी कि उन तीनों विक्टिम्स के अलावा एक जिंदा आदमी भी अपार्टमेंट के अंदर बैठा था, एक कुर्सी पर, बिल्कुल कंफ्यूज्ड और चौंका हुआ। उसका नाम था ज़ांग गो, जो शू जियान का ही एक दोस्त था। जब पुलिस अंदर आई, ज़ांग गो ने घबराते हुए बोला, मैंने ही उनको मारा है। आखिर कौन थे ज़ांग गो? ज़ांग गो का जन्म 1976 में हुआयन प्रोविंस के झुमादियन डिस्ट्रिक्ट के एक खेती करने वाली फैमिली में हुआ। उसके माँ बाप के अलावा बस एक छोटी बहन थी। घर की फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन ज़ांग गो एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट था। अपनी मेहनत के दम पर 2002 में उसको चाइना फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी के मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन मिल गया। जुलाई 2004 में स्टडीज कंप्लीट करने के बाद उसको नानजिंग की एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब मिल गई। शुरू में कंपनी ने उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में असाइन किया, लेकिन ज़ांग गो का बैकग्राउंड साइंस रिसर्च का था और उसकी शर्मीली पर्सनालिटी उसके काम के खिलाफ। मार्केटिंग जैसी फील्ड में कम्युनिकेशन और बिजनेस स्किल्स जरूरी होते हैं और ज़ांग गो दोनों में ही वीक था। कॉलीग्स और क्लाइंट्स के साथ रिलेशंस बिल्ड करना उसके लिए काफी मुश्किल था। धीरे धीरे उसकी जॉब पोजीशन भी अनस्टेबल होने लगी। इसी डिफिकल्ट पीरियड में एक मुलाकात ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसकी मुलाकात हुई शू जियान से, जो उसके सीनियर थे और जिन्होंने ज़ांग गो की लाइफ पर काफी असर डाला। एक दिन शनिवार, अगस्त 2004 में ज़ांग गो एक बुक स्टोर में बिकमिंग अ सेल्स चैंपियन किताब पढ़ रहा था। तभी किसी ने उसका नाम लिया। उसने ऊपर देखा तो पता लगा कि वो शू जियान है। शू जियान ने देखा कि एक नया एम्प्लॉय अपने फ्री टाइम में भी नॉलेज इंप्रूव करने के लिए किताब पढ़ रहा है। ये देख के वो इम्प्रेस हो गया। उसने ज़ांग गो को एनकरेज किया और बोला कि अगर काम में कोई दिक्कत आए तो वो उसकी हेल्प करेगा। बाकी लोग जहां ऐसे प्रॉमिसेस करके भूल जाते थे, शू जियान ने वाकई अपना बात रखी। जब भी ज़ांग गो को ऑफिस में प्रॉब्लम आई, शू जियान ने उसकी मदद की। सितंबर में उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होने वाला था। एचआर डिपार्टमेंट ने डिसाइड कर लिया था कि ज़ांग गो को निकाल दिया जाए, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी। लेकिन उस मोमेंट पे शू जियान ने उसका बचाव किया और एचआर डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया कि ज़ांग गो का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाए। सिर्फ यही नहीं, शू जियान ने उसको पर्सनली गाइड किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और उसको एक परमानेंट जॉब दिलवा दी। परमानेंट जॉब मिलने के बाद ज़ांग गो ने शू जियान का बहुत एहसान माना। शू जियान ने जवाब में उसको ड्रिंक्स पे बुलाया। ड्रिंक्स के दौरान दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया। शू जियान ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया। वो 1966 में वुक्सी, जियांगसू प्रोविंस में पैदा हुआ था। 5 साल पहले एमबीए किया था। उसकी वाइफ उससे 6 साल छोटी थी। एक 2 साल की बेटी भी थी। क्योंकि उसका काम नानजिंग में था और फैमिली वुक्सी में, वो हर वीकेंड फैमिली को मिलने अपने घर जाता था। ज़ांग गो शू जियान की लाइफ से काफी एडमायर हुआ। सक्सेसफुल करियर और हैप्पी फैमिली, दोनों चीजें उसके लिए परफेक्ट थी। उसका लगाव शू जियान के लिए और गहरा हो गया। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद भी उनकी बातें चलती रहीं।
जैंगुओ ने अपने छोटे से किराए रूम का जिक्र किया। ये सुन के शू जियान ने सजेस्ट किया कि जैंगुओ उसके साथ शिफ्ट हो जाए। उसने बताया कि नैनजिंग में उसका 2 बेडरूम फ्लैट है जिसमें वो वीकडेज रहता है, लेकिन वीकेंड्स पे तो फैमिली के पास वुक्सी चला जाता है। उसकी वाइफ और बेटी भी कभी कभी ही नैनजिंग आती थी, तो एक एक्स्ट्रा बेडरूम खाली ही रहता था। उसने कहा कि अगर जैंगुओ वहां मूव हो जाए तो उसका रेंट बचेगा और फ्लैट भी वेस्ट नहीं होगा। जैंगुओ ने तुरंत ये ऑफर खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जैंगुओ का ये मनपसंद करियर ज्यादा लंबा नहीं चला। अक्टूबर 2004 के एंड में एक घटना ने सब बिगाड़ दिया। एक दिन उसने एक साथी कर्मचारी का गिरा हुआ वॉलेट उठा के रिटर्न किया, लेकिन किसी दूसरे कर्मचारी ने मजाक में कह दिया, इसमें से $75 गायब तो नहीं है। ये एक छोटा सा मजाक था, लेकिन जैंगुओ को ये बात अंदर तक हर्ट कर गई। उसको लगा उसकी इंसल्ट हो गई है। गुस्से में उसने कॉलीग को मुक्का मार दिया और उसको जमीन पर गिरा दिया, वो भी ऑफिस के अंदर। ये काम कंपनी डिसिप्लिन के खिलाफ था। मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया कि उसको तुरंत ऑफिस से निकाल दिया जाए, लेकिन फिर से शू जियान ने उसका बचाव किया। अपनी रेपुटेशन और पोजीशन का यूज करके उसने मैनेजमेंट को मना लिया कि जैंगुओ को एक और चांस दिया जाए। इस दूसरे चांस के बाद जैंगुओ शू जियान का और भी शुक्रगुजार हो गया। उसकी नज़र में शू जियान अब सिर्फ एक सीनियर नहीं था, वो एक खास दोस्त बन गया था। जैंगुओ चाहता था कि उसका और शू जियान की दोस्ती बराबरी की हो जाए, लेकिन शू जियान के नज़रिए से उनकी दोस्ती अभी भी सीनियर जूनियर वाली थी। जैंगुओ की कुछ ज्यादा करीब आने वाली आदतें कभी कभी शू जियान को अनकंफर्टेबल कर देती थी। जैसे सिंपल चीज, अगर दोनों लिफ्ट में जा रहे होते और जैंगुओ पहले अंदर चला जाता तो शू जियान को ये पसंद नहीं आता। जैंगुओ अपने सेंसिटिव नेचर के वजह से इन चीजों को नोटिस करता, लेकिन समझ नहीं पाता कि असली वजह क्या है। ये सिचुएशन और भी अजीब हो गई जब शू जियान की वाइफ शाओ होंग कभी कभी अपने हस्बैंड को मिलने नैनजिंग आती थी। उस वक्त वो जैंगुओ के साथ थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव करती थी। वो उससे छोटी छोटी घर के कामों के लिए उसको ऑर्डर करती थी, जैसे कपड़े उठाने, सामान शिफ्ट करना, जैसे वो एक नौकर हो। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह थी कि शू जियान ये सब देखता था, लेकिन कभी भी उसने कुछ नहीं कहा या अपनी वाइफ को नहीं रोकता था। ये खामोशी धीरे धीरे जैंगुओ के ट्रस्ट को खत्म करने लगी। उसने महसूस किया कि जहां वो शू जियान को अपना भाई मानता है, शू जियान अभी भी उसको सिर्फ एक जूनियर ही समझता है। 2005 के चाइनीज न्यू ईयर के बाद एक और बड़ा शौक आया। शू जियान ने बिना किसी को बताए कंपनी छोड़ दी। उसने एक नई फार्मास्यूटिकल कंपनी में डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट की पोजीशन एक्सेप्ट कर ली। ये न्यूज़ जैंगुओ के लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड थी। उसने ये बात उसी दिन सुना जब शू जियान ऑफिशियली डिपार्चर कर रहा था। जैंगुओ के लिए ये एक सदमे से कम नहीं था, क्योंकि इतने टाइम तक साथ रहने के बावजूद शू जियान ने उससे अपने इस इंपॉर्टेंट फैसले के बारे में कुछ शेयर नहीं किया। पहले तो जैंगुओ बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन बाद में उसने सिचुएशन समझा। शू जियान की नई नौकरी से उसको $30,000 सालाना सैलरी और बेटर करियर मिल रहा था। शायद इसलिए उसने ये डिसीजन सीक्रेट रखा हो ताकि पुराने ऑफिस में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब शू जियान ने कंपनी चेंज की, तब उनका साथ रहना भी कम हो गया। दोनों अलग अलग फ्लैट्स में शिफ्ट हो गए। फिजिकल डिस्टेंस के साथ साथ उनकी दोस्ती भी धीरे धीरे कम होने लगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह हुई कि शू जियान की डेली हेल्प के बिना जैंगुओ का ऑफिस में परफॉर्मेंस गिरने लगा। उसको लगने लगा कि वो सिर्फ शू जियान की सपोर्ट के वजह से सक्सेसफुल था। ये बात उसको और परेशान करने लगी। प्रूव करने के लिए कि वो अपने दम पर भी कुछ कर सकता है, जैंगुओ ने डिसाइड किया कि वो अपनी खुद की कंपनी शुरू करेगा। लेकिन बिजनेस उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। उसको चाहिए था इन्वेस्टमेंट, कनेक्शंस का बड़ा नेटवर्क और एक स्टेबल कस्टमर बेस।
जांगो के पास सेविंग्स कम थी, सोशल स्किल्स वीक थे और क्लाइंट बेस बिल्कुल जीरो। पहले उसने अपने कॉलेज के प्रोफेसर से एडवाइस ली। प्रोफेसर ने प्रैक्टिकल एडवाइस दी। पहले अपनी जॉब में कुछ हासिल करो, अपनी लाइफ स्टेबल करो, नेटवर्क बिल्ड करो, सेविंग्स करो, उसके बाद ही बिजनेस शुरू करने की सोचना। ये एक सेंसिबल सजेशन था, लेकिन जैंगो अपनी सेंसिटिव साइकोलॉजी के वजह से इसको नेगेटिव वे में ले गया। उसने सोचा प्रोफेसर उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और उस पर ट्रस्ट नहीं करते। इसके बाद उसने अपना बिजनेस आइडिया शू जैन के सामने रखा। इस बार रिएक्शन उल्टा था। शू जैन ने उसको पूरा सपोर्ट किया। आइडिया को सुन के उसको अलग अलग तरीके बताए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये थी कि उसने प्रॉमिस किया कि जब सही समय आएगा तो वो अपने कस्टमर्स को जैंगुआ से मिलवाएगा। ये सुन के जैंगुआ को लगा कि उसका बिजनेस आधा सक्सेसफुल हो चुका है। तभी जैंगुओ ने हेजिटेट करते हुए पैसों की बात की। उसने बोला कि उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे चाहिए। शू जैन थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ और बोला कि वो ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि उसके घर के सारे अकाउंट्स उसकी वाइफ हैंडल करती है और वो अपने आप इतने पैसे उसे नहीं दे सकता। जैंगवो ने फिर भी होप नहीं छोड़ी। उसने अपने रिलेटिव से $45,000 उधार लिए और अपनी एक छोटी फार्मास्यूटिकल कंपनी रजिस्टर कर ली। शूजियान के कॉन्टैक्ट्स और कस्टमर सोर्सेज की वजह से कंपनी ने काफ़ी जल्दी काम शुरू कर दिया और प्रॉफिट्स भी आने लगे। इस सक्सेस ने जैंगुओ को कॉन्फिडेंट बना दिया। थैंक यू बोलने के लिए उसने शू जियान को एक महंगे से सी फूड रेस्टोरेंट में इनवाइट किया। डिनर में दोनों ने खुल के ड्रिंक की और सेलिब्रेट किया। डिनर के बाद दोनों एक दूसरे को शोल्डर से सपोर्ट करते हुए निकले जैसे सगे भाई हों। ये मोमेंट जैंगू के लिए काफी बड़ा था। उसको लगा कि अब वो उनकी दोस्ती में बराबर हो चुका है, जैसा कि वो हमेशा चाहता था। इसके बाद उनकी दोस्ती और आगे बढ़ी। शूजियान अक्सर जैंगुओ को गोल्फ आउटिंग्स में ले जाता था, घर बुलाता था। धीरे धीरे शूजियान की लाइफ शियाओहोंग का एटीट्यूड भी चेंज हो गया। पहले जहां वो जैंगुओ को अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी, अब वो पोलाइट और रिस्पेक्टफुल बन गई। जैंगुओ को लगा कि ये रिस्पेक्ट उसके फाइनेंशियल सक्सेस की वजह से मिली है, एक इज्जत जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अक्टूबर 2007 में एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आई। शूजियान ने जैंगुओ से एक रिक्वेस्ट की। उसकी बेटी एलिमेंट्री स्कूल शुरू करने वाली थी और फैमिली को नानजिंग शिफ्ट करना था। इसके लिए उसको एक घर खरीदना था, जिसके लिए उसने जैंगुओ से $75,000 का लोन मांगा। जैंगुओ के पास टोटल सेविंग्स ही सिर्फ $45,000 थे, जो उसने अपने बिजनेस के शुरू होने से लेकर अब तक सेव किया था। लेकिन क्योंकि वो शूजियान को अपना भाई मानता था, उसने अपने दिल पर पत्थर रख के अपने सारे पैसे $45,000 उधार दे दिए। और सबसे शॉकिंग बात, उसने ये उधार किसी भी डॉक्यूमेंट पर नहीं लिखवाया, बस एक भरोसे पर दे दिया। लोन देने के बाद नवंबर 2007 में जैंगुओ शूजियान की फैमिली की शिफ्टिंग में हेल्प करने गया। वहां जो उसने देखा, उससे उसके मन में काफी सवाल आए। नए अपार्टमेंट में हर तरफ लग्जरी चीजें थी, रेयर महोगनी फर्नीचर, हाई एंड एक्सरसाइज इक्विपमेंट, वैल्यूएबल एंटीक कलेक्शन और वाइफ के बहुत सारे एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक्स। उन सब की वैल्यू $150,000 से भी ज्यादा थी। जैंगुओ समझ गया कि उसके दिए हुए $45,000 इनके सामने कुछ भी नहीं है। उसको ये सब देखकर बेवकूफ जैसा फील हुआ कि उसने अपनी सारी सेविंग्स दे दी, जबकि उनके पास ऑलरेडी इतने पैसे थे। और सबसे बड़ी बात, 1 महीना बीत जाने के बाद भी शूजियान ने पैसे वापस करने का जिक्र तक नहीं किया। इसी बीच वो लोग और लग्जरी आइटम्स खरीद रहे थे, LCD टीवी, नई कार, लेकिन पैसा लौटाने का कोई प्लान नहीं। जैंगुओ को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा। फाइनेंशियल टेंशन के अलावा पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी।
जैंग गुओ 30 से ऊपर का हो गया था और अभी तक सिंगल था। शू जैन और शाओ होंग ने उसके लिए रिश्ता अरेंज करने की कोशिश की। शाओ होंग, जो कि एक नर्स थी, उसने काफी लड़कियों से इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन सारे रिश्ते फ्लॉप होते गए। पहली लड़की मटेरियलिस्टिक निकली, जो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स डिमांड करती थी। बाकी लड़कियां भी पसंद नहीं आईं। जुलाई 2008 में एक डिनर के दौरान शाओ होंग ने कमेंट मारा जो जैंग गुओ को काफी हर्ट कर गया। तुम गांव से आए हो, ज्यादा हाई डिमांड मत रखो, वरना रिश्ता ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये सुन के जैंग गुओ बहुत गुस्सा हो गया और कहा, अगर सब लड़कियां तुम्हारी तरह होती हैं तो रिश्ता ना हो तो ही सही। इस बात ने चीजें और भी खराब कर दी। शू जियान और शाओ होंग दोनों नाराज हो गए। उसके बाद से शू जियान ने धीरे धीरे जैंग गुओ से डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया। अगस्त 2008 में देश की इकोनॉमी गिरने लग गई। जैंग गुओ की फार्मास्यूटिकल कंपनी भी सरवाइव नहीं कर पाई। कंपनी का प्रॉफिट बहुत स्पीड से गिरने लगा और क्योंकि उसका रिलेशनशिप शू जियान के साथ टूट चुका था, उसने अपने इंपॉर्टेंट कस्टमर्स भी लूज कर दिए। अक्टूबर 2008 तक उसका बिजनेस बंद होने की कगार पर था। रिलेशनशिप ठीक करने के लिए जैंग गुओ ने एक एफर्ट किया। उसने शू जियान के एंटीक्स के शौक को ध्यान में रखते हुए मार्केट से पुराने कॉइन्स खरीद के गिफ्ट दिए, लेकिन शू जियान ने उसको भाव नहीं दिया और उन्हें ऐसे ही ड्रॉवर में डाल दिया जैसे उनकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। जैंग गुओ को यह देखकर काफी गुस्सा आया। 2009 तक जैंग गुओ की कंपनी ऑलमोस्ट डूब चुकी थी। उसको अर्जेंटली पैसों की जरूरत थी। तब उसने फाइनली शू जियान से अपने $45,000 वापस मांग लिए। शू जियान ने कहा कि उसको अपनी वाइफ से पूछना पड़ेगा, लेकिन बाद में उसने कॉल्स उठानी बंद कर दी। जब भी जैंग गुओ कॉल करता, या तो वो एक्सक्यूज बनाता या फोन उठाता ही नहीं था। एक दिन गुस्से में जैंग गुओ सीधा उनके घर गया, लेकिन फैमिली ने घर का गेट नहीं खोला। अंदर लोगों की आवाज आ रही थी, लेकिन किसी ने दरवाजा तक नहीं खोला। इस बेइज्जती के बाद जैंग गुओ ने एक लास्ट वार्निंग भेजी, अगर पैसा नहीं दिया गया तो वो कोर्ट केस करेगा। लेकिन शू जियान शांत रहा, उसको इग्नोर करता रहा। जैंग गुओ ने आखिरकार लॉयर किया, लेकिन उसने साफ साफ बोल दिया, कोई रिटन डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, केस जीतने का ऑलमोस्ट 0 चांस है। यह सुनकर जैंग गुओ शॉक में आ गया। उसने रियलाइज किया कि उसका यह भरोसा उसके खुद के लिए एक जाल बन गया। लॉयर से ऐसा जवाब मिलने के बाद जैंग गुओ का गुस्सा 7वें आसमान। उसके दिमाग में कॉन्स्टेंटली एक ही बात चल रही थी, शू जियान उसका पैसा खा गया, उसकी वाइफ उसको इंसल्ट करती रही, उसका बिजनेस इन दोनों की वजह से कोलैप्स हो गया। गुस्से, अपमान और बिजनेस डूबने से उसके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा। धीरे धीरे उसने डिसाइड किया कि अगर आराम से उसका पैसा वापस नहीं मिल रहा तो वो कुछ भी करेगा। जनवरी 15, 2009 को जैंग गुओ एक चाकू लेकर शू जियान के अपार्टमेंट आ गया। उस दिन अपार्टमेंट में शू जियान, शाओ होंग और उनकी 6 साल की बेटी थे। पहले जैंग गुओ ने कामली शू जियान से बात करनी कोशिश की पैसा वापस लेने के लिए, लेकिन शू जियान ने फिर से मना कर दिया और बोला, मैं अभी ये डिसीजन नहीं ले सकता, वाइफ के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। ये वर्ड सुनते ही जैंग गुओ के अंदर का गुस्सा फट गया। उनकी खूब बहस हुई, जो कि फिर हाथापाई में बदल गई। गुस्से में आकर जैंग गुओ ने चाकू से शू जियान पर बार बार अटैक किए। शू जियान ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो घायल होकर जमीन पर गिर गया। यह आवाज सुनकर शाओ होंग किचन से भागी। वो ये सब देखते ही चिल्लाने लगी। ये सब देख जैंग गुओ समझ गया कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो पकड़ा जाएगा। तभी उसने बिना सोचे समझे चाकू से उस पर भी अटैक कर दिया और वो भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रही। सबसे ट्रैजिक मोमेंट तब आया जब उनकी छोटी बेटी डर के मारे कॉर्नर में चिल्लाने लगी। जैंग गुओ ने सोचा कि अगर बच्ची जिंदा रही तो वो उसके खिलाफ गवाही दे सकती है,
इसलिए उसने बच्ची के साथ भी वही किया और उस मासूम की भी जान ले ली। एक ही रात में एक पूरी फैमिली खत्म हो गई। इस हत्याकांड के बाद जैंग गुओ ने जल्दी से घर सर्च किया। उसने कीमती आइटम्स कलेक्ट किए, थोड़ा कैश लिया और ये सीन क्रिएट करने की कोशिश की कि जैसे ये एक चोरी है जिसकी वजह से ये सब हो गया है। अगली सुबह एक पड़ोसी ने कुछ अजीब देखा। शू जियान रेगुलरली सुबह अपनी कार लेके ऑफिस निकलता था, लेकिन उस दिन कार पार्किंग में ही थी। शक होते ही पड़ोसी ने बेल बजाई। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अंदर से अजीब सी बदबू आ रही थी। शक होते ही पड़ोसी ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। जब पुलिस अपार्टमेंट के अंदर घुसी, उनके सामने वही डरावना मंजर था जो शुरू में मैंने आपको बताया था। शू जियान और उसकी पूरी फैमिली को उनके ही फ्लैट में बेरहमी से मर्डर कर दिया गया था। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि 3 लाशों के बीच एक आदमी बिल्कुल शांत सोफा पे बैठा था। वो था जैंग गुओ। उसने भागने की या रेजिस्ट करने की कोई कोशिश तक नहीं की। पुलिस जैसे ही अंदर आई, उसने बस इतना कहा, मैंने उनको मार दिया, मुझे अरेस्ट करो। अथॉरिटीज ने तुरंत उसको अरेस्ट कर लिया, लेकिन इंटेरोगेशन के दौरान जैंग गुओ का बिहेवियर काफी अलग और कंफ्यूजिंग निकला। पहले जुर्म मान लिया, लेकिन उसके बाद वो बार बार अपनी बात बदलने लगा। कभी एक्सेप्ट करता कि वो ही किलर है, कभी दूसरे लोगों पर ब्लेम डाल देता। एक पूछताछ में उसने एक और अजीब सी कहानी बनाई। उसके हिसाब से 11 जुलाई को शू जियान के घर बुलाया गया था। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि शू जियान 3 आदमियों के साथ आर्ग्यू कर रहा था। जैंग गुओ कहने लगा कि उसने घर से जाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने उसको रोक लिया। उसके स्टेटमेंट के मुताबिक शू जियान की बेटी और वो 3 अजनबी घर में ही रुक गए। अगले दिन जब शाओ होंग वापस आई तो उसका भी उन लोगों से झगड़ा हुआ। तब उन स्ट्रेंजर्स ने हथौड़े से शू जियान की पूरी फैमिली को मार डाला और फिर जानबूझकर जैंग गुओ को फोर्स किया कि वो जाकर टूल्स खरीदे उनके शरीर को काटने के लिए। उसने ये भी क्लेम किया कि एक अननोन आदमी उसके पीछे पीछे गया था ताकि वो भाग ना पाए। जैंग गुओ कहता था कि वो सिर्फ एक विक्टिम था जिसे मजबूरी में इसमें शामिल कर दिया गया था। लेकिन उसकी कहानी जल्दी ही फेल हो गई क्योंकि पुलिस के पास पक्के एविडेंस थे। क्राइम सीन देखने पर क्लियर हुआ कि जैंग गुओ के अलावा अपार्टमेंट में और कोई आदमी मौजूद ही नहीं था। सर्वेलेंस कैमरास के डेटा ने भी साबित किया कि उस वक्त बिल्डिंग में शू फैमिली और जैंग गुओ के अलावा कोई भी अंदर या बाहर नहीं गया। डोर्स और विंडोज सब टाइटली क्लोज्ड थे और फोर्स्ड एंट्री का एक भी साइन नहीं था। फॉरेंसिक रिजल्ट्स ने भी क्लियर कर दिया कि क्राइम सीन पे जितने भी फुटप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स और एक्टिविटी ट्रेसेस थे, सब सिर्फ शू फैमिली और जैंग गुओ के ही थे। किसी अजनबी का कोई भी निशान नहीं था। विटनेसेस ने भी गवाही दी। हार्डवेयर स्टोर के स्टाफ ने कंफर्म किया कि जैंग गुओ ही था जिसने कटिंग मशीन और टूल्स खरीदे थे। एक बिल्डिंग सिक्योरिटी गार्ड ने गवाही दी कि उसने जैंग गुओ को एक प्लास्टिक बैग ले जाते देखा जिसमें कोई लाल सी चीज थी जो बॉडी के हिस्से लग रहे थे। पुलिस ने उसके पहले कन्फेशन के अनुसार एक प्लास्टिक बैग भी रिकवर किया जो एक ब्रिज के नीचे मिला। उसमें एक हाथ मिला जिसका डीएनए शू फैमिली से मैच हो गया। सबसे बड़ा एविडेंस जैंग गुओ के हाथों पर ही था। उसके हाथों में लगातार कटिंग मशीन चलाने से छाले पड़ गए थे। इन सब चीजों को देखते हुए कंक्लूजन सिर्फ एक था कि शू फैमिली का इतनी बेरहमी से कत्ल और उनकी बॉडी के हिस्से सिर्फ और सिर्फ जैंग गुओ ने अकेले ही किए था। केस ने नानजिंग ही नहीं, पूरे चाइना में दहशत फैला दी। एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशनल कपल और एक छोटी सी 6 साल की बच्ची की हत्या ने लोगों को सदमे में डाल दिया। कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रेजेंट किया। फिंगरप्रिंट्स और ब्लड स्टेन्स जो जैंग गुओ से मैच होते थे, नेबर्स के आई विटनेस अकाउंट्स और जैंग गुओ का खुद का डिटेल्ड कन्फेशन। प्रोसिक्यूशन ने इस बात पर जोर दिया कि यह मर्डर सिर्फ फाइनेंशियल डिस्प्यूट का रिजल्ट नहीं था, बल्कि एक प्रॉपर प्लान्ड क्राइम था जहां उसने पूरे फैमिली को खत्म कर दिया ताकि उसके खिलाफ कोई गवाह न बच सके। डिफेंस लॉयर्स ने एक अलग एंगल लेने की कोशिश की। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जैंग गुओ इमोशनली अनस्टेबल था, उसके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बनाया गया था। उसका इंटेंशन सिर्फ पैसा वापस लेना था
मर्डर करना नहीं। वो एक इम्पल्सिव एक्शन था, सोचा समझा नहीं। लेकिन जूरी और जज के लिए सबसे डिस्टर्बिंग पॉइंट था छोटी सी बच्ची का मर्डर। अगर इम्पल्सिव एक्ट होता तो शायद हस्बैंड और वाइफ के मर्डर तक समझा जा सकता था, लेकिन एक इनोसेंट 6 ईयर ओल्ड को मारना उनके नजरिए में साफ साफ एक क्रूरता थी। कोर्ट ने जैंग वो को इंटेंशनल होमिसाइड का गिल्टी डिक्लेयर किया गया। जजमेंट में लिखा गया कि उसने अपने दोस्त और उसकी फैमिली से गद्दारी की, एक फाइनेंशियल डिस्प्यूट को हत्या में कन्वर्ट कर दिया और एक इनोसेंट चाइल्ड की भी जान ले ली, जो कि सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए उसको आखिरकार फांसी की सजा दी गई, साथ ही उसकी सारी पर्सनल प्रॉपर्टी जब्त करने का ऑर्डर भी पास हुआ। हर दोस्त दोस्त नहीं होता, कभी कभी वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर आपको ये कहानी ने हिला दिया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला केस और भी ज्यादा टेरिफाइंग है।